स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है। तो उसमें हम पॉलिटी कर रहे हैं। अब तक हम पॉलिटी के दो वीडियोस आपको करा चुके हैं। एक तो भारतीय संविधान का विकास पहले वीडियो में, दूसरे पार्ट में हमने कराया था संविधान सभा और भारतीय संविधान की विशेषता। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक और भारतीय संविधान के स्रोत। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के वीडियो के। पहला टॉपिक जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में हम जो देखेंगे वो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक देखने वाले हैं। तो जो भाग 1 है उसमें बताया गया है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और राज्य दोनों के बारे में इसका जिक्र किया जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 जो है वो आपका कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे, जो मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो एक तो राज्य होगा, संघ शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। तो ये भारत के संघ राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे जो तीन चीज़, अधिग्रहित क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश और राज्य। अनुच्छेद 2 आपको देख, अनुच्छेद 2 क्या बताता है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। संसद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना को मंजूरी दे सकती है। जैसे कि इसमें अनुच्छेद 2 है जो इसमें आपका बताया गया कि संसद जो है वो कानून के द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो नए राज्यों को जो पहले से भारत संघ में नहीं है मिला सकते हैं। किसी भी नए क्षेत्र से राज्य बनाया जा सकता है। जैसे सिक्किम एक राज्य नहीं था तो उसको बनाया गया था 35 में, उसे पहले एक संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था मतलब आंशिक रूप से, और फिर आर्टिकल 36 से उसको मतलब जो संविधान संशोधन 36 हुआ था उससे उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। जब हम आगे पढ़ेंगे ये संविधान संशोधन तो उसमें ये आएगा। और जैसे कि अभी भविष्य में बात चल रही है कि जो पीओके है उसको मिलाया जाएगा तो उसको इसी क्षेत्र के तहत, मतलब पीओके भारत का हिस्सा तो है लेकिन जब बनाया जाएगा तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत ही किया जाता है। और नए क्षेत्रों को राज्य बनाना ये भी अनुच्छेद 2 में आता है। इसके बाद इसका ऐतिहासिक संदर्भ अगर हम देखें तो इसमें 1961 में गोवा भारत में विलय किया गया। 1974-75 में देखिए ये मैंने जो आपको ऊपर बताया था 35वें और 36वें संविधान संशोधन का संदर्भ है जो सिक्किम को भारत के साथ एकीकरण से संबंधित है। शुरू में एक सहराज्य का दर्जा दिया गया था, मतलब एक जस्ट फॉर्मली एक मिला लिया गया था कि भारत का हिस्सा है, लेकिन जो बाद में आर्टिकल जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था उससे इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था बाद में जो 36 संविधान संशोधन हुआ था। आई होप ये आपको आर्टिकल 2 समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 3 देखते हैं। तो यह विधेयक संसद के नए राज्य बनाने यानी कि मसौदा राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। तो जैसे आपको पता होगा कि यूपी से आपका उत्तराखंड अलग हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो ऐसे जो राज्य हैं ये अलग करना और उनको नाम बदलना, तो ये चीज़ जो है वो आर्टिकल 3 से की जाती है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, जैसे यूपी, पहले यूपी और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था तो उत्तराखंड को अलग राज्य बना दिया गया था, जो शायद से आयु वहाँ पे 18 जिले करके कुछ अलग किए गए थे। एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है मुझे, अभी मैं देख कन्फर्म 18 ही है शायद से। तो 18 जो जिले अलग किए गए थे तो उसको उत्तराखंड बनाया गया। तो वो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 3 के तहत ये सब चीज़ें की जाती हैं। या किसी राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश है, कल के दिन अगर कोई इसके नाम में परिवर्तन किया जाए तो वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाएगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं राज्य और शहरों के नाम में परिवर्तन जो किया गया है पिछले भविष्य, मतलब जो पहले किया जा चुका है। तो ये पहले मद्रास से आपका तमिलनाडु बना 1969 में, चेन्नई बना 1996 में, मैसूर से कर्नाटक, पहले मैसूर इसका नाम हुआ करता था, फिर ये कर्नाटक बनता है 1973 में यानी कि 1973 में। उड़ीसा से ओडिशा 2011 में बनता है। उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007 में बनता है। कलकत्ता से कलकत्ता 2001 में शामिल है। इसके बाद भारतीय संघ की अवधारणा, तो भारत की विनाशकारी राज्य व अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया जाता है।
जिसका अर्थ है कि संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके भीतर राज्यों को परिवर्तित या पुनर्गठन किया जा सकता है। मतलब संघ जो है, जैसे अगर राज्य सोचे कि हम अलग हो जाए भारत से, तो ऐसा नहीं हो सकता। वही इसमें किया गया है कि विनाशकारी राज्यों की अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब संघ नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल 3 के तहत संसद सोचे, जैसे कि ये एमपी है कि उसमें दो पार्ट, या यूपी का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे यूपी में अक्सर मांग उठती रहती है कि यूपी का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, इसको एक नया राज्य बना दिया जाए बुंदेलखंड के नाम से। तो ये संसद के पास आर्टिकल 3 के तहत अधिकार है कि इसकी क्षेत्र सीमा अलग करके इसको नया बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाए। तो यही है। और लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सोचे कि हम भारत से अलग हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता है। इसी को हम संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता है कहते हैं, लेकिन राज्यों के भीतर परिवर्तन या पुनर्गठन किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। राज्यों की पुनर्गठन प्रक्रिया, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। प्रभावित राज्यों की राय लेना अनिवार्य है, हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है। मतलब आर्टिकल 3 के तहत संशोधन किया जाएगा, जैसे कि सीमा में या किसी नाम में, तो राय लेना अनिवार्य है। राय ले सकती है संसद, किसी भी राज्य से, यूपी से राय ले सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है बाध्य है कि अगर राज्य ने मना कर दिया तो नहीं कर सकती है। ये संसद के पास अधिकार है, अगर वो परिवर्तित कर देती है। राय लेना एक फॉर्मली हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति के पास बिल जाता है तो 14 दिन के अंदर करना, 14 दिन के बाद वो अपने आप पास मान लिया जाता है। ऐसा ही जस्ट फॉर्मली यहाँ पे है कि अगर संसद राय लेती है तो बढ़िया है, अगर उसकी सहमति से कार्य हो जाए तो और बढ़िया है, और अगर नहीं राय लेती है तो ऐसा बाध्य नहीं है कि संसद को राय लेनी ही लेनी है। अगर राज्य मना कर दे तो ऐसा कार्य नहीं होगा। तो वो संसद के पास एक वीटो होता है कि उस हिसाब से संसद अपने डिसीजन खुद ले सकती है। अगर राज्य सहमति नहीं देता है तब भी वो राज्यों के नाम या क्षेत्र को अलग कर सकती है संसद। तो ये भी आपको राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया समझ में आई होगी। इसमें आर्टिकल 3 देखते हैं, तो इसमें प्रभावित केंद्र शासित प्रदेशों की राय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्र शासित प्रदेश जैसा राज्य पे इशू होता है, ऐसे ही जस्ट केंद्र शासित प्रदेशों पे भी इशू होता है कि वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की भी कोई राय लेना आवश्यक नहीं होता है। संविधान की अनुसूची 1 से 4 का संदर्भ लें तो जो क्रमांश राज्यों के नाम और राज्यसभा परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 देखते हैं, तो अनुच्छेद 4 इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3, यानी कि जो बाहरी सीमा हम मिला रहे थे, और आर्टिकल 2 से और आर्टिकल 3 से अपने ही राज्यों में उनका दो पार्ट में नाम मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना या नाम बदलना। 2 और 3 में जो के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 3 से 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य है कि ऐसे कानून संसद में साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 368 आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ देख लेते हैं कि संसद जो 2 और 3 आर्टिकल है, इसके तहत कोई भी कानून बनाएगी तो उसको 3 से 368 के तहत नहीं पास किया जाएगा, वो एक जस्ट साधारण बहुमत से पास कर लिया जाएगा। 368 एक स्पेशल बहुमत होता है जिसमें आधे से ज़्यादा राज्यों की भी अनुमति चाहिए होती है। तो ये आपका एक 368 है, जो हम आगे अब डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी बेस्ट आप इतना समझ लीजिए कि एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है 368, जो कि 2 और 3 अनुच्छेद इसके अंदर नहीं आते हैं। 368 में क्या होता है, उसमें आधे से ज़्यादा संसद में तो पास होना ही चाहिए, इसके अलावा आधे से ज़्यादा राज्यों की भी मेजॉरिटी यहाँ पे आवश्यक होती है। इसके बाद आता है संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन क्या होता है कि साधारण बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक, तो ये एक साधारण बहुमत होता है जो कि आर्टिकल 2 और 3 में लागू होता है। साधारण बहुमत से ये कार्य किए जा सकते हैं, मतलब बाहरी राज्य को मिलाना या जो आर्टिकल 3 के तहत अपने आंतरिक राज्यों को नाम बदलना या उनमें कोई भी क्षेत्र परिवर्तन करना होता है। विशेष बहुमत क्या होता है, तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 ये विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन, तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक है। यह उन संशोधनों के लिए आवश्यक होता है जो भारत के संघीय ढांचों को प्रभावित करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। 368 एक विशेष बहुमत के तहत होता है। तो ये आपको आई होप ये समझ में आ गए होंगे। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन क्या होता है। भारत अपना क्षेत्र अन्य देशों को, तो अन्य
देश को, तो ये एक बेरुबारी केस हुआ था। केस अक्सर इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, और सीजीएल में भी जो अभी नया जो वेंडर आया ना इडिक्विटी, तो उसमें आजकल केस बेस्ड जीएस बहुत पूछी जा रही है, और आपके जो और भी अन्य एग्जाम्स हैं उनमें भी एक आध दो प्रश्न केस से देखने को मिल जाते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बेरुवारी केस ये आपका 1960 का मैटर था। इस मामले में यह स्थापित किया गया कि भारत संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक संवैधानिक संशोधन सीए की आवश्यकता है। मतलब कि कोई भी देश है, तो जैसे हमने अभी 100वां संविधान संशोधन किया था बांग्लादेश के साथ, जो 100 बीघा कॉरिडोर है, तो उसका एक विवाद चल रहा था। तो भारत में कुछ क्षेत्र जो थे वो बांग्लादेश के भारत में आते हुए, तो भारत के बांग्लादेश में आते थे, वो आपस में इंटरचेंज कर लिए थे। तो ऐसा इसमें कहा गया था बेरुवारी केस में कि भारत अपना क्षेत्र किसी भी देश को नहीं सौंप सकता है, और उसके लिए इस उद्देश्य के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगा अगर ऐसा किया जाता है। तो उसके बाद जो आपका केस हुआ था, तो ये आपका जो 100वां संशोधन हुआ था ये इसी से संबंधित है। तो इसको हम देखते हैं, 100वां संविधान संशोधन, और ये इम्पोर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है। अगस्त 2015 को अधिनियम इस संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता संभव हो पाया। प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय ये थे, मतलब इन राज्यों में प्रभावित हुआ था ये अंतर क्षेत्र बांग्लादेश को। इसका तात्पर्य उन भारतीय क्षेत्रों से है जो बांग्लादेश को हस्तांतरित किए गए थे, और अंतर क्षेत्र भारत को, इसका तात्पर्य उन बांग्लादेशी बस्तियों से है जिन्हें भारत को हस्तांतरित किया गया था। चलिए, तो इसमें देखते हैं भारत बनाम बांग्लादेश। तो ये केस हुआ था एक, जो कि भूमि सीमा समझौता था। इस समझौते पर मूलतः 1974 में हस्ताक्षर हुए थे तथा 2015 में इसको क्रियान्वित किया गया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवादों को बस्तियों के आदान प्रदान के माध्यम से सुलझाना था। देशी रियासतों का विलय, तो देशी रियासतों का विलय ये अब तक ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित। या आप पूछेंगे 1 से 4 के बाद ये कैसे है, तो मतलब ये उसी से संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक ये चीज़ें इसी से संबंधित हैं। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे फजल अली आयोग आए, और किस किस कौन सी कमेटी बनी सीमा विवाद से संबंधित, तो ये इसी में आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देशी रियासतों का विलय भारत में यहाँ पे देखते हैं, तो भारत में देशी रियासतों का विलय भारत की स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो 1947 में ब्रिटिश सरकार के भारत छोड़ने के बाद भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थीं। इन रियासतों को या तो भारत में शामिल होने या पाकिस्तान में शामिल होने स्वतंत्रता का विकल्प दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिश के परिणाम स्वरूप ज़्यादातर रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 562 देशी रियासतों का भारत में विलय कराया। मुख्य रियासतें और उनका विलय यहाँ पे देखते हैं, तो जूनागढ़ नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन जनमत संग्रह के बाद यह भारत में शामिल हो गया। हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन जो इसमें आगे हुआ था, भारत ने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसे भारत में शामिल कर लिया। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में महाराजा ने ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन बाद में उन्होंने भारत में विलय होने का विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और यही आपका पीओके विवाद चलता रहता है। राज्यों का पुनर्गठन, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को निम्न शक्तियां प्रदान करता है। किसी राज्य या उसका राज्य क्षेत्र अलग अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य से क्षेत्र को घटा सकती है। ये आर्टिकल 3 में जो राइट्स हैं ये दिए गए हैं। संसद को किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, ये आर्टिकल 3 के तहत होता है। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियां, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। धर आयोग जो था आपका, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था।
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार पर धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर जो प्रशासनिक सुविधा है उसके आधार पर किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है जेबी समिति आई। तो जेबी समिति ने जो सिफारिश की थी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित, वो धर आयोग की सिफारिश के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया। इसके समाधान के लिए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। जेबीपी ने समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1949 को, मतलब जो जेबीपी समिति बनी थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, और इस समिति ने जो रिपोर्ट दी थी 1949 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने अपनी सिफारिश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अव्यावहारिक बताया था। नोट: भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल के आंदोलन के बाद नेता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया, जिसके बाद अक्टूबर 1993 में सरकार को विवश होकर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा तथा मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। इम्पोर्टेंट पॉइंट: फजल अली आयोग आया। तो आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य राज्य भी भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की मांग उठाने लगे। इस कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया। यह एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था जिसमें फजल अली आयोग की अध्यक्षता तथा के.एम. पाड़ेकर और एच.एन. कुंजरू 2 अन्य सदस्य थे। फजल अली आयोग ने वर्ष 1955 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें निम्नलिखित सिफारिश की। तो इसमें ये सिफारिश की गई थी फजल अली आयोग के द्वारा। 1953 में इसको बनाया गया और 1955 में इसकी रिपोर्ट आई। तो इसमें रिपोर्ट में जो पॉइंट बताए गए वो हम देखते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यवहारिक नहीं है, अतः ऐसा कोई राज्य बनाना संभव नहीं है जो पूर्णतः एक भाषी हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया था, किसी भी नए राज्य के गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। राज्यों का वर्गीकरण काखा, गाघा आदि में करना सही नहीं है, उन्हें एक भाग में शामिल किया जाए। फजल अली आयोग ने भारत में 16 नए राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने वर्ष 1956 में सिफारिश में कुछ यहाँ पे परिवर्तन करते हुए 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। तो 14 नए राज्य कौन से बने थे? असम, मुंबई, पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो ये 14 राज्य बनते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश 6 बनते हैं वो कौन से बनते हैं? तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह। और 1950 के बाद नवनिर्मित राज्य जो थे वो कौन से थे? तो आंध्र प्रदेश, ये तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात बनता है 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र बनता है 1 मई 1960 को। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस एक ही साथ मनाया जाता है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, और नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल में मनाया जाता है वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनता है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 19, मतलब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो एक साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बनते हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनते हैं। झारखंड 15 नवंबर 2000, मतलब ये तीनों राज्य 2000 में ही होते हैं, बस तारीख इनकी अलग। एक छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को, झारखंड 15 नवंबर को। इसके बाद लेटेस्ट जो राज्य बना था वो था आपका तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को बनता है। इसमें आगे अब इसमें हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोतों में हम देखेंगे, सबसे बड़ा स्रोत आपको पता ही होगा भारतीय संविधान का 1935 है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे हमने न्यायिक संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, प्रशासनिक विवरण, ये हमने जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था ये उससे लिया था हमने। इसके बाद वेटेन से
हमने क्या लिया था, तो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली होती है, यानी संसदीय प्रशासन जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विशासन व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, कानून का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय। तो यहाँ पे जो अक्सर पूछा जाता है, मतलब जो मोस्ट रिपीटेड चीज़ें होती हैं ये, एक तो आपका संसदीय प्रशासन, एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली, और कानून का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये अक्सर आपके रिपीटेड होते हैं। तो ये हमने ब्रिटेन से चीज़ें ली हैं। आगे इसमें हम देखते हैं, आगे जो आता है, और ये संसदीय विशेष अधिकार और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला आता है आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना रखने की अवधारणा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना के शब्द, लोक जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, ये हमने जो है वो यूएसए से ली है। और ये आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट बनते हैं, अक्सर ये यहाँ से पूछे जाते हैं यूएसए के। इसके बाद आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने लिया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अक्सर पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियां हमने किस देश से ली हैं, तो वो कनाडा से हमने ली हैं। शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायिक निर्णय और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी हमने कहा कनाडा से ली है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन जो प्रस्तावना की अवधारणा है वो हमने यूएसए से ली थी, जो ऊपर बताया था। समवर्ती सूची, जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची आती है, ये हमने उसी से ली है। संयुक्त बैठक भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, जो आपकी आर्टिकल 108 के तहत आती है, जिसको बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। आगे हम देखेंगे सारा। और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद आता है फ्रांस। तो फ्रांस से हमने ये इम्पोर्टेंट चीज़ ली है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से आई थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये हमने फ्रांस से लिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। ये अक्सर पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिए। इसके बाद जर्मनी आपका इम्पोर्टेंट बनता है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधि को संदर्भित करता है। यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, ये हमने यूएसएसआर से ली है। जापान से हमने क्या लिया है, तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ली है। इसके बाद हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं उल्लेखित हैं। प्रमुख अनुसूचियां इस प्रकार हैं। प्रथम अनुसूची जो है वो आपके भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं, अधिकार क्षेत्र की सूची संबंधित हैं। और दूसरी सूची में दिया गया है, यह अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और अन्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की उपलब्धियों के वेतन, भत्ते एवं विशेष अधिकारों से संबंधित होती है। अनुसूची 2। अनुसूची 3 में अगर हम बात करें तो इसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, संघ और राज्य मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान स्वरूपित किया गया। इसमें प्रेसिडेंट की शपथ का वर्णन नहीं है और ये अक्सर पूछा जाता है। मतलब संसद, राज्य विधानमंडलों के सदस्य, राज्य मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा जो सीएजी होते हैं, इनकी शपथ का प्रतिज्ञान दिया गया है और रूपरेखा दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट का नहीं दिया गया है यहाँ पे। ये आपको याद रखना है और अक्सर यही प्रश्न आपका बनता है। जो अच्छे एग्जाम्स हैं यूपीएसआई वगैरह में, ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चौथी अनुसूची कहती है, यह अनुसूची राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन से संबंधित होता है। मतलब राज्यसभा में जो राज्य और केंद्र है उनकी सीटों से
आवंटन से संबंधित होता है। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से ये आपका संबंधित होता है। 6ठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान दिया गया है। अगला आता है 7वीं अनुसूची। तो 3 अनुसूचियों के माध्यम से संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच विभाजन किया गया है। जो 7वीं अनुसूची है, ये जो 3 सूचियां दी गई हैं, ये हमने कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से ये ली है, जो कि ऊपर हमने बताया था आपको। इसमें संघ सूची आती है, वे विषय जिन पर संघ और केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें पहले 97 विषय थे और अब वर्तमान में जो है वो 100 विषय हैं, और ये विषय जो हैं अक्सर आपके पूछे जाते हैं। राज्य सूची क्या होती है? वे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अब इसमें 61 विषय हैं। इसके बाद आता है विशेष परिस्थितियों में संसद, केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब कोई ऐसी एक स्पेशल फैसिलिटी आ जाए तो उस पर जो है वो केंद्र सरकार यानी कि संसद कानून बना के राज्य को दे सकती है। इसके बाद समवर्ती सूची आती है। तो वे विषय जिन पर संघ और राज्य यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यानी कि दोनों की सहमति आवश्यक होती है, तो ऐसे विषय आते हैं, इन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। मूलतः इसमें पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब इसमें 52 विषय हैं। अब आता है आपकी 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। प्रारंभ में 14 थी, जो कि बढ़कर अब 22 हो गई है। और अक्सर ये आपका प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा में? तो जो हिंदी आती है ये आपकी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये एक राजभाषा के रूप में वर्णित है। बाद में जोड़ी गई अन्य भाषाएं कौन कौन सी थी? तो सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 से जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये आपके 72वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद आपका जो BDSM आता है, BDSM, इसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये 52वें संविधान संशोधन 2003 से जोड़ी गई। तो ये जो 52वां संविधान संशोधन 2003 है, इसकी एक तो जो 72वां संविधान संशोधन होता है उसकी ट्रैक है KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 21वें संविधान संशोधन से तो एक ही भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। और जो 52वां संविधान हुआ था उसकी ट्रैक है BDSM, बोडो, डोगरी, मैथिली, मतलब संथाली और मैथिली, ये 52वें संविधान संशोधन 2003 से जोड़ी गई थी। इसके बाद आता है 9वीं सूची, जो कि यह अनुसूची पहला संविधान संशोधन है। मतलब जो भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन होता है वो इसी अनुसूची के साथ होता है। मतलब यही अनुसूची जोड़ी जाती है संविधान संशोधन के रूप में, जो कि 1991 द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची को मूल रूप से भूमि सुधार जैसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय बनाम राव के मामले में 1981 में स्पष्ट कर दिया गया कि अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले की निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। 10वीं अनुसूची आती है। तो इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की निहरता से संबंधित, मतलब दल बदल कानून से संबंधित इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन से। इसके बाद 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1952 से जोड़ी जाती है और 72वां संविधान संशोधन 1952 में ही होता है, जिसमें KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी जाती है। यह भी आपको याद रखना है। इस अनुसूची में पंचायती राज्यों की शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में। मतलब जो 11वीं अनुसूची है उसमें टोटल 29 विषय हैं और ये पूछे जाते हैं। और 12वीं अनुसूची में जो टोटल विषय आते हैं वो आपके 18 विषय हैं। तो यह जो 12वीं अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ी गई थी। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए थे। नगर पालिका के अधिकार में 18 विषय आते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। तो मूलतः भारतीय संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में इसके 25 भाग हैं। संशोधन के माध्यम से 4 भाग जोड़े गए थे। इसमें मुख्य भाग एवं लेख, तो इसमें मुख्य जो भाग और लेख हैं वो क्या आते हैं? तो
पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य यानी कि 51A। और भाग 5 में संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151 तक ये आपके दिए गए हैं। भाग 6 में राज्य सरकारें, और सबसे बड़ा जो पार्ट आपका है ये सब संघ सरकार वाला सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। राज्य सरकारें, अनुच्छेद 56 152 से 237। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, यह अनुच्छेद 238 में था। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक आपके ये दिए गए हैं। भाग 9 में आपकी पंचायतें दी गई हैं 243 से 243 ड़ा तक। भाग का में नगर पालिकाएँ 243 ता से 243 या छा तक दी गई हैं। और भाग 9 खा में सहकारी समितियां, ये पूछा जाता है आपका अक्सर, भाग खा सहकारी समितियां किस में दी गई हैं, तो भाग 9 खा में 243 या जा से और या एन तक दी गई हैं। और भाग 10 में अनुसूची एवं जनजातीय 244 से 244A तक ही आपकी दी गई हैं। भाग 11 में आता है राज्य और संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। वित्तीय संपत्ति संपदाएं और बाद 264 से 300A तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक दिए गए हैं। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक दिए गए हैं। भाग 14 अधिकरण, अनुच्छेद 223A से 223B तक ये आपके दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग यानी कि जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, ये आपका भाग 15 में 324 से 229A तक दिया गया है। और भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो कि 330 से 342 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 राजभाषा 343 से 351 तक दी गई हैं। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान 352 से 360 तक दिए गए हैं। भाग 19 में विविध दिया गया है, अनुच्छेद 361 से 367। राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि को संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। भाग 20 संविधान संशोधन 368। और भाग 21 स्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान 369 से 392। और भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन 393 से 395। और जो मैंने अभी ऊपर बताया था ये मूल संविधान में 395 तक दिया गया, लेकिन इनमें अब जो पार्ट हो गए हैं, टोटल जो आर्टिकल बनते हैं ये 470 प्लस हो चुके हैं वर्तमान स्थिति के हिसाब से। तो ये आपको हम भाग जो आर्टिकल बताएं ये आगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हों और ये आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। तो इसके आगे हम प्रस्तावना का आपका एक सिंगल वीडियो लेंगे जिसमें सिर्फ हम प्रस्तावना को ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपका जो आर्टिकल 2 है नागरिकता से आपका आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये आज की वीडियो में इतने ही टॉपिक मैंने समझाए हैं। अगले वीडियो में आपको सिर्फ मैं प्रस्तावना समझाऊंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो से नागरिकता और इसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, MCQ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज और जो भी अदर करंट अफेयर की चीज़ें बन रही हैं वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं डेली एज यूजुअल। तो आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं अध्ययन गुरुकुल के नाम से, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो वो आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली MCQ आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो वो आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। धन्यवाद।